कायद शेर महाराष्ट्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब के साथ बिजनेस भी करते हैं और सच्चे हिंदू हैं और समाजवादी पार्टी के खादिम हैं। मैं बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जनाब गणेश कुमार गुप्ता साहब को दावत सुखन देने जा रहा हूं। जनाब गणेश कुमार गुप्ता। अबू आसिम जी, मंच में विराजमान सभी हमारे समाजवादी पार्टी के नेतागण, भाइयों, अब समय आ चुका है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से आप लोग देख रहे हैं महाराष्ट्र में क्या हो रहा है और पूरे देश में क्या हो रहा है। अब बहुत नजदीक, अब काफी 4 साल बीत चुके हैं इलेक्शनों के और अब 1 साल सवा साल का समय है। अब आप लोगों को अब डिसाइड करना है, आपको आता कि ये चीज किस तरह से सही है। परंतु मेरे विचार से, मेरे पर्सनल विचार से तो इस तरह की बातें देश में जो होती है, तोगड़िया ने बोला तो वो सही है, अबू आसिम ने बोला गलत है। बाल ठाकरे ने यदि भाषण दिया कि प्रियादिन दस्ता बनना चाहिए तो देशभक्त की भाषा है, उसके ऊपर 153A नहीं लगता है। परंतु यदि अबू आसिम जी ने बोला तो उनको 153A में बंद करना पड़ेगा। तो इस महाराष्ट्र में ये सरकार जो कि आपके वोट से, आपके बलबूते पे जिसमें जो सरकार बनी है, आज वही सरकार यदि हमारी आपकी रक्षा नहीं कर सकती है तो उनको शासन में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अब समय आ गया है, बहुत जल्दी महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं और उस समय आप लोगों को सबको इकट्ठा होकर, आप सब लोगों को इकट्ठा होकर ये वोट जो विभाजित होता है वो नहीं होना चाहिए। और यदि आप लोगों ने एक साथ मिलकर अबू आसिम जी का हाथ मजबूत किया तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में अबू आसिम जी अकेले नहीं है। या इसलिए एक दूसरे की अच्छा जरूर बोलेंगे, परंतु ऐसी कोई बात नहीं है। मैं और अबू आसिम जी जिस तरह से रहते हैं, मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान का हर हिंदू और मुसलमान इस तरह रह सकता है। और जिस दिन इस देश में इस तरह से हिंदू और मुसलमान रहने लगेंगे, उस दिन हर ये पॉलिटिकल पार्टी जो कि खाली सेकुलर का नाम लेके शासन कर रही है, उनका असली चेहरा लोगों को समझ में आ जाएगा। तो कोई कारण ही नहीं है जिससे हिंदू और मुसलमान इस देश में नहीं रह सकते हो। आज आप देखने को जाइए, आप कोई भी व्यापार देखिए, हर व्यापार के अंदर, हर व्यापार में आप देखिए बिना हिंदू के मुसलमान का काम नहीं होता है, बिना मुसलमान के हिंदू का काम नहीं चल सकता है। तो इस देश में एक दूसरे के प्रति दोनों कौम पैरासाइट है, एक दूसरे के प्रति उनकी मपोती है। लाल कृष्ण आडवाणी तो खुद रामचंद्र जी के भक्त भी नहीं है। रामचंद्र जी का कोई भक्त है तो मैं हूं, लाल कृष्ण आडवाणी जी भक्त नहीं है। और रामचंद्र जी अपने पॉलिटिकल माइलेज के लिए टिकाऊ भी नहीं होना चाहिए। उन्होंने तो सब जगह लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भगवान रामचंद्र जी को बेचने की कोशिश की और माइनॉरिटी के अगेंस्ट में उत्साहित करने वाले भाषण दिए, जिससे कि उनको माइलेज मिला। क्योंकि दोनों वर्ग के अंदर माइनॉरिटी हो या हिंदू हो, उसमें अनपढ़ लोग बहुत हैं और इस तरह के भावनाओं को भड़काने से उनको माइलेज मिला। परंतु मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी जो है वो रामचंद्र जी के भक्त नहीं। मैं एक मिड डे न्यूज़पेपर कुछ दिनों पहले पढ़ रहा था, 2-3 एडिशन उसके निकले थे, जिसके अंदर उनकी बहू ने, जो उनकी डॉटर इन लॉ थी, उसने उसके बारे में पूरी आदमी जिंदाबाद नारे इतने जोरदार हो 13 तारीख से पहले ही हुकूमत गिर जाए। अबू आसिम पर हाथ उठी तो अबू आसिम पर हाथ उठी तो अबू आसिम आदमी, अबू आसिम आदमी। हमारे साउथ बॉम्बे के समाजवादी पार्टी के सदर साहब अमीर सोलकर साहब, मेराज सिद्दीकी साहब, अबू शाहिद आजमी साहब,
नवाब साहब, गणेश कुमार गुप्ता जी, डॉक्टर शाहिद साहब, मोहतरमा अमल रुखसार साहिबा, कादिर भाई, इलियास भाई और तमाम समाजवादी पार्टी के लीडरान, मेरे सामने, मेरे दाएं, मेरे बाएं खड़े इस इलाके के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में बैठी हमारी बाइज्जत माओ, गुजरा जहां से रोज हम लोगों का आना जाना रहता था, वही आज की मीटिंग मुनक्किद की गई है। साथियों, आप सब अच्छी तरह जानते हैं इस बात को कि मैं आपसे जो बात करूंगा, मैं कोई सियासी बात नहीं करूंगा। मेरी तमाम बातें सच्चाई पर होंगी। मेरा जन्म भी जेल की सलाखों के पीछे जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज लगाने के लिए हुआ था। मुझे भी टाटा के तहत गिरफ्तार किया गया था। जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो उन्होंने टाटा के नाम से कानून लाया, और मुझे याद है वो दिन टाटा का, किसी नागपुर से किसी ने अखबार में छपा था कि नागपुर के इलाके से कुछ देहात के लोगों को टाटा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया, जिनकी उम्र बहुत 25 साल, 22 साल, 24 साल के लड़कों को, और जिनकी शादियां थोड़े दिनों पहले हुई थी, उन तमाम लोगों ने अपनी बीवियों को जेल से खत भेज दिया था कि हमारा कोई भरोसा नहीं है, हमें तो कोर्ट में भी लाया नहीं जाता, तुम्हें पूरी इजाजत है, तुम अपनी शादियां और कहीं कर लो, हमारी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। वो मुल्क जहां जमहूरियत हो, जहां ह्यूमन राइट्स का प्रोटेक्शन किया जाता हो, जहां तमाम लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करने का पूरा हक हो, उस मुल्क के अंदर ऐसा कानून बनाने की क्या जरूरत। इसी मुंबई में आपको याद होगा 1992-93 में टाटा के नाम पर किस तरह से लोगों को गिरफ्तार किया गया था, याद हमें अच्छी तरह से। मैं आपको बताऊं कि जब मैं जेल में था टाटा के तहत, तो यही रायगढ़ जहां आपका घर है, हमारे अमीर सोलकर साहब, वहीं का एक आदमी बेचारा जेल में पकड़ कर आया था, हम लोगों के साथ जेल में बंद था। उसकी गलती ये थी कि बेचारा बकरी चरा रहा था, गांव का आदमी था। बकरी चराते चराते कहीं पहाड़ी पर चरा गया, देखा कि चंद लोग यहाँ कुछ पता नहीं क्या, कोई शूटिंग की तरह से कोई बंदूक लिए घूम रहे हैं। उसने कहा भाई ये क्या हो रहा है, तो बोला हम लोग फिल्म वाले हैं। गांव वाला बेचारा खड़ा हो गया, कोई हीरो हीरोइन आएगी, चलो देख लूंगा इसी बहाने से आज। तो बोले जा जरा पानी लेकर आ। बेचारा गांव में गया, पानी लेकर आया, और जब पानी लेकर आया तो पूरी की शूटिंग वूटिंग जितने आदमी थे सब खत्म वहां से। शायद वो लोग बम ब्लास्ट की कुछ प्लानिंग कर रहे थे या ट्रेनिंग कर रहे थे वहां पर। पुलिस का यह मुकदमा है कि वो लोग ट्रेनिंग कर रहे थे वहां पर। और उसके बाद वही आदमी पकड़ लिया गया कि तूने अपनी आंखों से देखा और पानी पिलाने की उनको कोशिश की। उसकी गलती इतनी सिर्फ थी कि वो पानी लेकर उनको पिलाने के लिए आ गया था, मगर पानी पिला नहीं सका और उसे जेल में भेज दिया गया। मैं आपको बताऊं कि जब जेल में हम लोग थे, तो जेल में जब आदमी गए थे, उस वक्त अगस्त का महीना था, नहीं हाँ अगस्त का, सितंबर का शायद महीना था, सितंबर का महीना था, ये सितंबर। तो जब गए तो दूसरे दिन से बदन में खुजली शुरू हो गई, इतनी खुजली कि लुंगी को लपेट के, नहीं हमारे मुल्क में लोग लुंगी से मरमारी भाई लोग पहने रहते हैं, आधी लुंगी ऊपर लपेट देते हैं, भगई बोलते ना, क्या बोलते हैं यार, हाँ भगई जैसे होती है, यानी आधी लुंगी लपेट करके पूरी बदन में खुजली, यानी जितनी खुजली के मरहम मिलते हैं सब हम लोगों को नाम याद हो गए थे कि बड़ा बड़ा मछली का मलहम भेजो कि बदन में खुजली हो गई। मुझे याद है वो गरीब आदमी, उसका बता रहा हूँ रायगढ़ का, कि वो आदमी बेचारा, उसके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे, घर वालों की इतनी हैसियत भी नहीं होती थी कि उसको खुजली का मरहम भेज सके। अगर हमारे जैसे लोग थोड़ा उसको दवा दे दें तो बेचारा खुजली का मरहम लगाता था, नहीं तो बगैर मरहम के रहता था जेल के अंदर। और ऐसे लोगों को 5-5 साल तक जेल में डाल दिया। क्या गलती उसकी? एक नेपाली था, उसको पकड़ लिया टाटा के। उसका बयान था कि भाई मेरे सेठ ने कुछ माल रखा था गोदाम के अंदर, मुझे कहा था कि देख उधर जाना मत और आग भी मत जलाना वहां पर, बस। तो जब पुलिस आई, माल पकड़ी, बोले तुझे मालूम था? बोले साहब हमें क्या मालूम, हमारे सेठ ने कुछ रखा था और बोला था देखो वहां ज्यादा कुछ जाने ना पाए और आग वाग वहां न जलने पाए। तो बोले हाँ, तो तू जानता था कि इसके अंदर वो है अपना आरडीएक्स है। मैं अगर शरद पवार से पूछूं कि तेरे बाप को मालूम था कि आरडीएक्स क्या होता है 1993 के पहले? तूने कभी देखा था? बंबई पुलिस ने कभी देखा था आरडीएक्स क्या होता है? वो नेपाली बेचारा क्या जानता कि क्या आरडीएक्स होता है? वो बेचारा 1000-1500 रुपया की नौकरी करने वाला, और उसको जेल में डाल दिया, सालों साल जेल में पड़ा रहा। उसकी जमानत जब मंजूर हो गई 25,000 रुपए की, तो उसके बाद 6 महीने तक उसको कोई छुड़ा नहीं आया। 6 महीने के बाद फिर जल्दी मैं चूल्हे पर कहा तू जाता क्यों नहीं? बोले साहब कोई है नहीं तो जाओ।
25,000 रुपया लाऊं तो जाऊंगा, नहीं 25,000 रुपया जमानत देने वाला। तो बाद में जज ने कहा कि ठीक है, तुम अपनी खुद की गारंटी पर छोड़ के चले जाओ, और ऐसे से लोगों को पकड़ा गया। तो याद रखना कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने 1992-93 में एक बार झंडा बुलंद किया था, और टाडा जैसे कानून को रिन्यू नहीं होने दिया। टाडा जैसे कानून को उठाकर फेंक दिया गया, और हम फिर आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारे तमाम साथी अगर आज इकट्ठा हो गए, याद रखना ये कानून जो आज पार्लियामेंट में काला कानून पास करा दिया गया है, इस कानून को हम इस धरती से उखाड़ फेंकेंगे, चाहे कुछ भी हो जाएगा। आज कोटा को पास कराने के लिए पार्लियामेंट के दोनों ईमान को, दोनों हाउसेस को, लोकसभा और राज्यसभा को इकट्ठा के पास करा दिया गया। आज उस वक्त कांग्रेस की लीडर सोनिया गांधी ने कहा था कि कोटा अगर पास हो गया है तो क्या, लेकिन जहां जहां हमारी हुकूमत है वहां कोटा को लागू नहीं करेंगे। आज कश्मीर के अंदर अगर आपने अखबार में पढ़ा होगा तो कश्मीर में लागू नहीं है। क्या कश्मीर बड़ा अमन सुकून है? कश्मीर की हालत आपको अच्छी तरह मालूम है। अभी पिछले दिनों 26 हमारे पंडितों को बेचारों को मार दिया गया, और वहां जब पकड़े जाएंगे लोग तो उनको कोटा के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। क्या है कोटा कानून? मालूम होना चाहिए आपको। कोटा एक ऐसा कानून है कि आपने किसी से टेलीफोन पर बात कर लिया, और भाई मैं अभी इस वक्त बैठा हूं, मेरा टेलीफोन मेरे पास नहीं है, मेरा टेलीफोन मैंने मेरे सेक्रेटरी और मेरे ड्राइवर किसी को पकड़ा दिया है। माना कि उसने एसटीडी भी है, माना कि उसने किसी गुंडे, किसी आतंकवादी, किसी लश्कर ए तैयबा और न जाने किसी को फोन कर दिया, तो मेरी क्या गलती इसके अंदर? मैं तो यहां बैठा हूं, मेरे घर में कोई मेहमान आया, मैंने उसको टेलीफोन के कमरे में सुला दिया, और रात को लेकर के पाकिस्तान न जाने किसी ISI एजेंट न जाने कहां टेलीफोन कर दे, तो मेरी क्या गलती भाई? ये क्या मालूम कि वो कहां टेलीफोन कर रहा? मैंने तो उसकी मेहमान नवाजी की, लेकिन जब उसकी इंक्वायरी होगी और मेरे टेलीफोन वो नंबरात मिलेंगे तो यकीन जानना कि मुझे जेल की सलाखों के पीछे कोटा में रहना पड़ेगा। ये कौन सा कानून है? और जब इनके बाद चोरी करते हैं दिल्ली में बैठ करके, कंगारू लक्ष्मण, कोई हमने रेडियो पर या अखबार में खबर नहीं सुनी थी, कंगारू लक्ष्मण ने इस देश की सिक्योरिटी को बेचने के लिए रिश्वत ली थी 1 लाख रुपए की, और ऐसा किया था जैसे लगता है कि इसके बाप ने कोई मनी ऑर्डर भेजा मुंबई से कमा कर। 1 लाख रुपया ले रहा है और तगार भी नहीं ले रहा है, लेकर रख लिया। अरे तू अगर टेलीफोन की बात करने में भरत शाह को गिरफ्तार कर लिया गया, मुझे नहीं मालूम कौन है छोटा शकील, कोई है पता नहीं कौन है छोटा शकील। मैंने भरत से बात करता, भरत शाह जो थे वो छोटा शकील से टेलीफोन पर बात करते थे। भाई हो सकता है कि आपको नहीं मालूम कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो होते हैं, जो आते हैं स्टेज पर प्रोग्राम करते हैं, जॉनी लीवर, मैंने देखा है वो जिसकी चाहे आवाज निकाल देता है। हो सकता है मैं देने डाउट जो है ये आर्टिस्ट को देना चाहिए। आओ कि सही बात है, गलत बात है? अगर सपोज सामने वाला एक तो भरत शाह था, दूसरा जॉनी लीवर रहा हो, तो वो टेलीफोन पर बोल रहा है कि भाई मैं शकील बोल रहा हूं, और उसकी आवाज टेप करके जेल में जाकर भेज दिया। ठीक है, मैं ये नहीं कहता हूं कि किसी गुंडे से किसी की साथबाज है तो उसको सजा नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसकी इंक्वायरी पूरी होना चाहिए। अरे कंगारू लक्ष्मण की इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, टेलीविजन पर दिख रहा है, कह रहा है कि भाई 1 लाख को दे दे, दूसरा पैसा जो देना यहां मत दे, डॉलर में किसी और मुल्क में दे देना, लेकिन उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है। याद रखना, एक बात जब मुलायम से ज्यादा हुकूमत आएगी, कंगारू लक्ष्मण जैसे लोग जेल की सलाखों के पीछे रहेंगे, बाहर नजर नहीं आएंगे। आज मैं आपके सामने कोटा को लेकर आया हूं। कोटा जैसे बहुत सारे मामला हैं। आज कांग्रेस ने कहा था कि कोटा लागू नहीं करेंगे जहां जहां हमारी हुकूमत होगी। याद रखना इस बात को, जरा सोचना अकेले में बैठ करके कि जब कांग्रेस अपोजिशन में रहती है, वो खालिद रहती है, पावर में नहीं रहती है, तो बड़ी सेकुलरिज्म की बात करती है, हमेशा सेकुलरिज्म की बात करती है। लेकिन जैसे पावर में आ जाती है वो सब कुछ कर लाती है जो बीजेपी और शिवसेना सोचती है, RSS के तमाम एजेंडों को पूरा करती है। याद रखो इस बात को, 1947 के बाद